हे गाइस, सो सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और एकेडमिक होने वाला है, सो आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट अ सिंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड एग्जाम्स के पहले मैंने कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज किया था, एग्जाम हॉल में मैं क्या क्या लिख के आया था, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एवरी सिंगल डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। ओके, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऑर्डर में चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मैंने कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज किया था। एंड ये सब कुछ हम लोग एक सिंपल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से समझने वाले, चैप्टर वाइज वेटेज से समझने वाले हैं। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लगभग 22 मार्क्स आते हैं पेपर में, एंड पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट से 16 मार्क्स पर चैप्टर आते हैं। कंपनीज एक्ट से 13 मार्क्स आ जाते हैं, एलएलपी से 5 मार्क्स आ जाते हैं। एंड ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सुनने के बाद ऐसा मत सोचना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा टाइम खा जा सकता है, आपका आधा दिन खा जा सकता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी स्मॉल चैप्टर, दैट्स एलएलपी। एलएलपी से इजी चैप्टर और होता नहीं है। इट्स वेरी इजी टू लर्न, एज वेल एज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक ही यूनिट है तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने वाला है। स्टार्ट ऑफ विद एलएलपी, फिर कंपनीज एक्ट कर लेना, यहाँ पे भी एक ही यूनिट है, बहुत इजी टू लर्न है, एंड 13 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। आफ्टर दीज 2 चैप्टर्स चेक कर लेना कि आईपीए या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, उसको पहले कर लेना है, एंड फिर देन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड सबसे लास्ट में करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी है। एंड इसको अगर आप सबसे पहले करते हो ना, यू आर डेफिनेटली गोना लूज आउट अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये बात याद रखना। एंड जब भी आप रिवाइज करने बैठो, जैसे एलएलपी को रिवाइज करने बैठ रहे हो, तो उस प्रोपोर्शनेटली टाइम देना है। उससे ज्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो, सो ये आपके बाकी चैप्टर्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला है। सो मेक श्योर यू लीव दैट चैप्टर एंड स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट चैप्टर। जैसे एलएलपी को आप 1.5 घंटा दे चुके हो एंड यू स्टिल थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू लर्न इट, अगर आप टेक्सचुअल वर्ड्स को नहीं याद रख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने भाषा में एग्जाम हॉल में लिख देना। एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस मैटर को समझो, जो भी बुक में लिखा हुआ है उसे पढ़ डालो एंड उसे समझ लो। एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप समझ के आंसर्स लिख देना। अपने भाषा में भी अगर आप आंसर्स लिखते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स कटे जाएंगे बट मिलेंगे, बट इट्स बेटर देन अ सिचुएशन दैट आपने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है एंड उसमें ही आपने अपना पूरा ध्यान दे दिया एग्जाम के एक दिन पहले। सो इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कवर सब कुछ करना है जो आप पहले पढ़ चुके हो। एंड हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका एक चैप्टर नहीं किया हुआ है, 2 चैप्टर नहीं किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आपका बिजनेस लॉ में 3 चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, इट माइट बी एलएलपी, कंपनीज एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी 3 चैप्टर कंप्लीट है ना, आप ये पेपर को निकाल लोगे, क्योंकि 40 मार्क्स का तो बीसीआर है, 40 मार्क्स का तो इंग्लिश है। वो 40 मार्क्स में आपको 35 भी आ जाए ना, और ये बिजनेस लॉ के पेपर में पूरे 60 में अगर आपको 20-25 मार्क्स भी आ जाए ना, इट्स गुड इनफ, इट्स गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लास्ट तक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर केस स्टडी क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो, कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन होना, एक ही फॉर्मेट में इसका आंसर को लिखना होता है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में फैक्ट्स को लिखना होता है, सेकंड पैराग्राफ में एनालिसिस एंड थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन। फैक्ट्स वाले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को ही लिखना होता है। क्वेश्चन में ही देख लो कौन से फैक्ट्स के आधार पे आप अपना आंसर को लिखने वाले हो, वही फैक्ट्स को कॉपी पेस्ट करना है अपने लैंग्वेज में। सेकेंड पैराग्राफ में आप एनालिसिस शुरू करते हो। एनालिसिस में सबसे पहले अपने एक्ट के बारे में लिखना है एंड उसकी लीगल प्रोविजंस के बारे में लिखना है। ये लीगल प्रोविजंस में आप समझ लो कि कौन से सेक्शंस पे आप लिखने वाले। सेक्शन नंबर अगर आपको याद है, इट्स वेल एंड गुड, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद रह जाए इट्स वेल एंड गुड, लिख डालना। गलत तो बिल्कुल ही मत लिखना। अगर आपका सेक्शन नंबर गलत हो जाए ना, बाकी आंसर सही क्यों ना हो, आपको वो आंसर के लिए मार्क्स ही नहीं मिलेगा। सो बेटर है, अगर आपको कंफ्यूजन है, सेक्शन नंबर लिखना ही नहीं है। अगर आपको सेक्शन नंबर, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तभी लिखना है। सेक्शन नंबर लिखना है, उसके लीगल प्रोविजंस को लिखना है, कोई ऐसा डेफिनेशन है जो आपको डिस्कस करना है, वो डेफिनेशन के बारे में लिखना है। एंड अगर आपको केस लॉ याद है, अपना केस लॉ बिल्कुल मत बनाना, ठीक है। अगर आपको केस लॉ याद है तो आप वो केस लॉ के बारे में भी लिख सकते हो। एंड फाइनली एनालिसिस के पैराग्राफ में आप अप्लाई करते हो वही लीगल प्रोविजंस को इस सिचुएशन में, मतलब जो आप फैक्ट्स में मेंशन किए थे उसी के ऊपर अप्लाई करना है। एंड लास्टली कंक्लूजन में आपका जो भी कंक्लूजन है आप डिराइव करते हो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लीगल प्रोविजंस ऑन द क्वेश्चन, ऑन द केस, आप वो कंक्लूजन को ड्रॉ करते हो लास्ट पैराग्राफ में।
अभी हम लोग कुछ एकेडमिक बात कर लेते हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस हो या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो, आप एग्जाम हॉल में इंस्टेंटली इसके आंसर्स को दिमाग में प्रिपेयर करके अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए। इसके लिए एक इजी चैप्टर को उठाते हैं, एलएलपी एक्ट 2008, ताकि आप इजी क्वेश्चंस को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील कर पाए एंड अच्छी तरीके से समझ गए तो बाकी चैप्टर्स पे भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट का ही बात है मई 2022, जहां पे पूछा गया था अंडर एलएलपी एक्ट 2008 एक्सप्लेन कीजिए इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपना ICAI का बुक निकालते हैं एंड यू मूव टू पेज 4.8, आपको इनकॉर्पोरेशन के ऊपर 3 पेजेस दिख जाएंगे। ऑब्वियसली 3 पेज लिखना नहीं है, इसमें सब टॉपिक्स है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लिखा हुआ है एंड इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी लिखा हुआ है। मैं ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूं, अच्छी तरीके से समझो। एग्जाम प्रेशर के अंडर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आंसर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, लाइक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, एग्जाम हॉल में अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है एंड इस प्रेशर के रीजन से कुछ गलती हो जाता है। मेक श्योर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़े, उस क्वेश्चन को समझे एंड लिखने के पहले एक बार अपने आप से पूछ लो कि यही तो उसका आंसर है, क्योंकि आप एग्जाम के पहले ना इतना कुछ पढ़ चुके हो, इतना थ्योरी पढ़ चुके हो ना कि मिक्सिंग हो ही जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हाँ, और एक पॉइंट है कि इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन जैसे आप बुक में पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 12 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। तो क्या ये लिखना है? ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला हुआ है, काफी बार बोला हुआ है, सेक्शन नंबर लिखना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लिखते हो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर, बट अगर आप गलत लिखते हो तो फिर आपका बाकी आंसर चेक ही नहीं होगा, उसको गलत मार्क कर दिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट अगर आपका आंसर सही है या गलत। सेफ साइड यही है, मत लिखना सेक्शन नंबर। मैंने भी नहीं लिखा था, मुझे मार्क्स मिल गए थे। इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप अलर्ट रहे एंड उसके साथ साथ सेक्शन नंबर्स को ढंग से प्लेस करें इफ यू आर सुपर श्योर, ओके। एंड इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी था, वो सेकंड पार्ट में ये पूछा गया था एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट अ एलएलपी। देखो पूरा चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लोगे, इसका आंसर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा। तो अपना एक बेसिक बुद्धि लगाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्या हो सकता है इसका आंसर कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। ऑब्वियसली एलएलपी का नाम तो जरूरत होगा, और क्या जरूरत होगा? देखो एलएलपी है तो एक अग्रीमेंट तो होगा ना, पार्टनरशिप है तो एक अग्रीमेंट तो होगा, एंड ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इसका डॉक्यूमेंट टू विद द रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मैनर एंड इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब होता है। अच्छा एलएलपी है ना, तो इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा एंड ऑब्वियसली एलएलपी है तो इसके पार्टनर्स भी होंगे, एटलीस्ट 2 मिनिमम पार्टनर्स होंगे एंड 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होंगे, उसमें से एक को रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। देखो ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, आपको इजीली याद आ जाएंगे। मैंने 6 पॉइंट बता दिए। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इसका 2 सब पार्ट था एंड दोनों मिला के इसका 5 मार्क्स था। अच्छी तरीके से समझो, इसमें नहीं लिखा हुआ है किसका 3 मार्क्स है किसका 2 मार्क्स है। इट्स बेटर आप दोनों सब पार्ट्स में 3-3 पॉइंट लिख के आ जाए। 4 मालूम है 4 लिख देना, बट 10 मालूम है तो 10 लिखने मत जाना, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा। अगर 5 पूछा है तो 6 लिख दो, 7 लिख दो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं पूछना है, ठीक है। एंड एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आप अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो एंड अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ते हो और उसके बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आपको ये 7th बैक क्वेश्चन में इसका आंसर मिल ही जाएगा। अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन लुक इनटू इट। एंड सेकेंडली एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट बाय पॉइंट लिख के मत आ जाना, ये दोनों बात अलग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स बोल सकते हो, एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब जो जरूरी है टू इनकॉर्पोरेट द एलएलपी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2021 में पूछा गया था ऑफ द सेम चैप्टर, अ शॉर्ट नोट रिगार्डिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड द चेंजेस देयर इन। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आरटीपीज में भी पूछा गया है, सो मेक श्योर ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ो, ओके। 4 सिंपल पॉइंट्स ऑब्वियसली याद रखने ही हैं। एंड एक और बात जो यहाँ पे मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो ना बिजनेस लॉ में, ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करना है अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट और उसका डेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड फिर अपना पूरा आंसर को कंटिन्यू करना है, ओके। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा एग्जामिनर के माइंडसेट पे। एंड हाँ, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, बहुत हरी में रहते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर देते हैं। बट ये सब छोटी छोटी बात याद रखना है यार। पूरा पेपर भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, 60 मार्क्स ऑफ बिजनेस लॉ भी अगर आप लिख रहे हो, एक मॉडरेट स्पीड पे लिख रहे हो, आप कंप्लीट कर ही दोगे। कोई जल्दबाजी का जरूरत नहीं पड़ता है,
एक डिसेंट स्पीड से लिखना और अलर्ट रहना, दैट्स इट, दैट्स द मैक्सिमम यू नीड टू डू। एंड हाँ, पीनल प्रोविजंस अगर आप याद रख सकते हो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रख सकते हो कोई बात नहीं, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बट सीए फाउंडेशन में उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इग्नोर इट इफ यू वांट टू। मूविंग ऑन, जुलाई 2021 में बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी के बारे में पूछा गया था। बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर के बारे में पूछा गया था और पार्टनरशिप की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके बारे में बताने को कहा था। अब ढंग से सोचो, इसका आंसर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में दे दिया गया है पैराग्राफ फॉर्म में। 5 मार्क का सवाल जब आता है 5 पॉइंट तो लिखना ही होता है, आपके पास जितना भी कंटेंट है उसको 5 पॉइंट में डिवाइड कर देना है, करना ही है, ठीक है, एंड उसको अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लाना है। देखो आंसर आपको पता ही होगा, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो आपके अलर्टनेस पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छी तरीके से एग्जाम हॉल का प्रेशर को हैंडल करते हो, अपने आप को काम रखते हो और अच्छे नीट एंड प्रॉपर हैंडराइटिंग में प्रेजेंट करते हो, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो। ये सब छोटा छोटा बात बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे, सो मेक श्योर आप ये दिमाग में रखते हो। इनफैक्ट जो जैन 2021 में भी एक सवाल पूछा गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा पेज 4.14 ऑफ द आईसीआई मॉड्यूल। अगर आप खोलते हो आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स व्हेन देयर इज अ फ्रॉड। ओके, वहां पे 3 बड़े बड़े पॉइंट्स मिलेंगे, उसको आपको 5 पॉइंट में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क का तो सवाल है, तो 5 पॉइंट में तोड़ लेना। वो 3 जो बड़ा बड़ा पॉइंट है उसमें सब पॉइंट भी काफी सारे हैं, तो अपने हिसाब से 5 पॉइंट में तोड़ लेना। अगर आपको लगता है कि आप ढंग से पॉइंट्स में ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो आप 6 पॉइंट लिख के आ जाना यार, एक एक्स्ट्रा लिख के आ जाना इन केस आपको लगता है कि यू आर नॉट श्योर अबव ऑफ द अबव पॉइंट्स, बट ये करने में एक्स्ट्रा टाइम मत गवा देना। ओके, सो अभी तक हम लोग एलएलपी के चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज अवेलेबल थे आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो बी कॉन्फिडेंट कि एलएलपी का चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, एंड ये चैप्टर में आप 5 मार्क्स तो सिक्योर कर ही चुके हैं। दूसरा बात हम लोग क्या समझे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई भी चैप्टर से आए तो उसको हैंडल कैसे करना है, एग्जाम हॉल में उसका आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। जितने मार्क्स का सवाल है उतना पॉइंट तो मिनिमम होना ही चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है व्हेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने बताया, सेक्शन नंबर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि अलर्ट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्टेड है एग्जाम हॉल के प्रेशर की वजह से, मतलब अलर्ट होना मत छोड़ देना, अलर्ट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में कहा था, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड था, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख देना, आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। एंड इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर लिखना है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो और अगर आप जब भी आंसर स्टार्ट कर रहे हो आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या ये आंसर आपके क्वेश्चन से एप्ट है कि नहीं, एंड दैट्स हाउ यू कंटिन्यू राइटिंग द एग्जाम। एंड यार ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से पास करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ अगर आप में है, यू आर डेफिनेटली गोना क्रैक योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, एंड विद इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ कमिंग डाउन दैट यू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू आर गोना क्रैक दिस एग्जाम, यू आर गोना गिव ऑल योर एफर्ट, एंड देखना 2 महीने बाद यू आर गोना कम बैक एंड रिप्लाई टू दिस कमेंट दैट yes your results have come out and you have passed the exam. Go comment this. अभी हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 का कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं दैट कंपनीज एक्ट आपके पूरी सीए डिग्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीट ऑफ सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, हर जगह आपको बहुत काम आने वाला है। सो बेहतर है आप अभी कर लो क्योंकि बाद में तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी करके आपका 13 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। एंड देखो सीए फाउंडेशन के लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे केस लॉज आते हैं, एंड ये केस लॉज के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया अपने चैनल पे, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हर एक केस लॉ जो भी सीए फाउंडेशन में आ सकता है, हर एक केस लॉ को 10-15 मिनट में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करवाया गया है एंड आपको याद हो जाएगा। मैंने भी इसी प्लेलिस्ट को देख के याद किया था, सो इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच इट। एंड अदर देन दिस, जुलाई 2021 का पेपर अगर आप देखें तो वहाँ पे एक इनडायरेक्ट सवाल पूछा गया अबाउट ओपीसीज। देखो 1% कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को स्किप मत करना, अच्छी तरीके से पढ़ना है, सारे पॉइंट्स को पढ़ना है, जो भी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स वहाँ पे लिखा हुआ है वो सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। हालांकि आप याद रखोगे सिर्फ 3 या 4 पॉइंट, बट याद करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी सारा पॉइंट्स रीड कर लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि घुमा के अगर आपको सवाल पूछा आप आंसर तो कर पाओगे।
सो हर जगह आपको पढ़ लेना है पूरा चीज़। लगभग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टॉपिक एक हेडिंग के नीचे 2 पैरा अच्छी तरीके से पढ़ लिए, बाकी नीचे का पढ़ते नहीं है। ऐसा मत करना, पूरा चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ना, समझना, एंड एग्जाम में जब घुमा के सवाल, इनडायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाएगा, आप आंसर कर ही दोगे। विश्वास रखना, आप रिटेन कर लोगे। एंड दूसरा बात, मतलब मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, जुलाई 2021 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, और उस पर 6 मार्क्स दे दिए थे। देखो, 2 तो पॉइंट है इसमें। एक तो हो गया तुम्हारा एसोसिएट कंपनी, दूसरा हो गया होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। तुम बोलोगे 2 तो पॉइंट है, बट इसमें सब पॉइंट्स मेक श्योर आप 3-3 लिख के आ जाओ, ताकि टोटल में 6 पॉइंट्स हो जाए एंड आप अच्छी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाओ। एंड ऐसा नहीं है कि जब आप होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ 2 लाइन पढ़ना है। मैंने पहले भी कहा है, अच्छा सब्सटैंशियल अमाउंट पढ़ के रखो, एग्जाम हॉल में आप रिटेन कर लोगे। पढ़ लो, समझ लो, एग्जाम हॉल में अपने आप याद आ जाएगा अगर आप काम माइंड से सोचो तो। एंड और एक सवाल है जुलाई 2021 का, दैट वाज अ डिफरेंस बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। देखो, इस पे 3 मार्क्स दिए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंड आपको चैप्टर में ही इसका आंसर मिल जाएगा। बट एक बात याद रखना, जब भी डिफरेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, टी फॉर्मेट बनवाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जैसे टेबल बना के डिफरेंस बोलते थे ना, वो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट एक के अंडर बोलना है। वो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखो, जहाँ पे बुलेट्स दे दे के लिख रहे हो, एंड या फिर टी फॉर्मेट बनाते हो वैसे भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर्स में मतलब बुलेट फॉर्म में ही दिया गया है, एक के ऊपर एक। सो टी फॉर्मेट नहीं बनाया गया है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी, अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगता है उस हिसाब से बना लेना। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? अभी मैंने 3 क्वेश्चन के बारे में बताया, एक 4 मार्क का था, एक 3 मार्क का था, एक 6 मार्क का था, टोटल में 13 मार्क्स। सो 13 मार्क्स आया था जुलाई 2021 में, लगभग हर एग्जाम में ही कंपनीज एक्ट से 13 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द अमेंडमेंट्स। जो ICI का ऑफिशियल PDF है फॉर द करंट एग्जाम, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया है। सो गो एंड चेक दैट आउट नाउ, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। देखना, 5 से 6 नंबर तो अमेंडमेंट से ही आएगा। सो मेक श्योर यू चेक आउट द चेंजेस व्हाट आर देयर इन योर सिलेबस। बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट टिल नाउ, इट्स देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल। यू कैन easily get the link of the telegram channel in the description. Okay, moving to the last segment of the video, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 2 या फिर 3 चैप्टर लर्न करने के लिए बाकी है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लर्न करने में बहुत दिक्कत होता है, मगअप करने में बहुत दिक्कत होता है, याद रहता ही नहीं है पॉइंट्स। तो फिर उन लोग क्या करते हैं? देखो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ना पूरा चैप्टर को रीड कर डालते हैं। पूरा चैप्टर अगर आप रीड कर लेते हो, वर्ड बाय वर्ड, जल्दी जल्दी रीड कर डालते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट है कि आप समझ के पढ़ रहे हो। सारे एग्जाम्पल्स अगर आप ICI मॉड्यूल के समझ लेते हो ना, ऐसा कोई इंडायरेक्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता पेपर में जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। सारा एग्जाम्पल अगर ICI मॉड्यूल से हो चुका है, देख लेना, इट्स अ गारंटी दैट इंडायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में सॉल्व हो ही जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। सो एक सिंपल लाइन है कि लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। फोकस करो कि तुम जो भी पढ़ रहे हो ना, वो समझ में आ रहा है, वो लॉ समझ में आ रहा है, वो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, ताकि एग्जाम हॉल में जब भी आप घुमा फिरा के, थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछ लिया जाए उसी एग्जाम्पल के बारे में, यू कैन प्रिपेयर योर आंसर। ओके, जस्ट अलर्ट रहना है, ठीक है? अपने वर्ड्स में लिखने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एक 6 मार्क के सवाल में शायद आपका आधा नंबर या 1 नंबर काटा जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिस तरह मैंने कहा है उस तरह प्रेजेंट करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो गो फॉरवर्ड विद दैट, एंड अगर आपका फर्दर कोई भी डाउट्स रहता है, यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पे आपको देखो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने लॉ चार्ट बुक भी अवेलेबल करवा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मतलब बहुत अच्छा चार्ट बुक है, जहाँ पे सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा एंड ईजिली रिवाइज हो जाएगा सब कुछ, एंड नोट्स भी है, तो यू कैन गो एंड रेफर दैट, एंड दैट्स इट। वहाँ पे अगर आपको पर्सनल मैसेजेस भेजना है, यू आई वुड ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, बेस्ट ऑफ लक। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, सो कमेंट डाउन इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन दैट येस यू आर गोना पुट इन ऑल योर एफर्ट। बस 1-2 दिन बाकी है, यू आर गोना पुट इन ऑल योर एफर्ट, एंड
you will pass the exam. Definitely, you'll pass the exam. That's it for now, guys. Stay tuned and thank you.